इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर। सोचिए, अगर हम और आप मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। अच्छा। मान लीजिए एक बढ़िया सी कॉफी शॉप खोलते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, एक कप कॉफी की कीमत क्या रखें? हाँ, ये तो है। अगर दाम ज्यादा रखें तो कहीं ग्राहक बगल वाली दुकान पर ना चले जाएं, और अगर दाम बहुत कम कर दिए तो फिर मुनाफा कैसे होगा? बिल्कुल। ये सिर्फ अंदाजे का खेल नहीं है, इसे समझने का एक बहुत मजबूत तरीका है। आज हम इसी तरीके की गहराई में उतरने वाले हैं। अच्छा। अर्थशास्त्र की दुनिया में इसे कहते हैं मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ये। हाँ, सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर असल में ये एक ऐसा टूल है जो हमें बताता है कि कीमत में छोटे मोटे बदलाव करने पर हमारी बिक्री पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। सही। हमारे पास जो स्रोत हैं वे अर्थशास्त्र की किताबों के कुछ अंश हैं। हमारा मकसद है इन मुश्किल लगने वाले सिद्धांतों को हमारी उस कॉफी शॉप के उदाहरण से जोड़कर बिल्कुल आसान बना देना। ठीक है। ताकि हम समझ सकें कि ये कंसेप्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और बड़े आर्थिक फैसलों को कैसे चलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये मांग की लोच है क्या भला? एकदम आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे एक रबर बैंड की तरह सोचिए। रबर बैंड? हाँ, कुछ रबर बैंड बहुत लचीले होते हैं, जरा सा खींचो तो बहुत फैल जाते हैं। कुछ पुराने और कड़े होते हैं, उन्हें खींचो तो ज्यादा कुछ नहीं होता। मांग की लोच बिल्कुल यही है। अच्छा। ये मापती है कि किसी चीज की कीमत बदलने पर उसकी मांग कितनी खिंचती या सिकुड़ती है। वाह, ये रबर बैंड वाला उदाहरण तो कमाल का है। मतलब लोचदार मांग यानी लचीला रबर बैंड, और बेलोचदार यानी कड़ा रबर बैंड। बिल्कुल ठीक है। और इसका एक सीधा सा हिसाब है। हम बस ये देखते हैं कि कीमत जितने प्रतिशत बदली, उसके जवाब में मांग कितने प्रतिशत बदली। ओके। मान लीजिए हमने हमारी कॉफी शॉप में कॉफी की कीमत 10% बढ़ा दी और उसकी वजह से ग्राहकों की संख्या 20% कम हो गई। यहाँ मांग बहुत ज्यादा संवेदनशील है, यानी रबर बैंड लचीला है। ये एक लोचदार मांग है। ठीक है। और अगर ग्राहक कम नहीं हुए तो? हाँ, अगर हमने कीमत 10% बढ़ाई और ग्राहक सिर्फ मान लीजिए 2% कम हुए तो ये बेलोचदार मांग है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसे 5 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। ये थोड़ा उलझाने वाला लगता है। क्या हम इसे आसान बना सकते हैं? जरूर। पांचों को एक साथ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसे समझने के लिए 2 एक्सट्रीम केस सोचते हैं, 2 बिल्कुल अलग छोर। ठीक है। एक तरफ है पूर्णतः बेलोचदार मांग, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ओके। इसका मतलब है कि कीमत चाहे जो हो जाए, मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रबर बैंड पत्थर का बना है, वो खिंचेगा ही नहीं। इसका कोई असली दुनिया का उदाहरण है? पत्थर का रबर बैंड है। सोचिए, किसी को डायबिटीज है और उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही है। हाँ, वो तो जरूरी है। अब उसकी कीमत 1000 रुपए हो या 2000, उसे वो खरीदना ही पड़ेगा। मांग उतनी ही रहेगी। सही बात है। या फिर नमक, अगर नमक का पैकेट 20 रुपए की जगह 25 का हो जाए तो क्या हम खाना बनाना बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये वो चीजें हैं जिनकी मांग पर कीमत का असर लगभग 0 होता है। ठीक है, ये एक छोर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा छोर क्या है? दूसरा एक्सट्रीम छोर है पूर्णतः लोचदार मांग या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये एक ऐसी सैद्धांतिक स्थिति है जहां कीमत में जरा सा भी, मान लीजिए 1 पैसे का भी इजाफा हुआ तो मांग सीधे 0 हो जाएगी। क्या? हाँ, सारे ग्राहक आपको छोड़कर चले जाएंगे। ये रबर बैंड इतना नाजुक है कि छूते ही टूट जाए होता है। असल दुनिया में ये हूबहू नहीं होता, लेकिन इसके बहुत करीबी उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे? सोचिए, एक मंडी में 2 सब्जी वाले अगल बगल बैठे हैं और दोनों बिल्कुल एक जैसे आलू बेच रहे हैं। ठीक है। अगर एक ने भी दाम 1 रुपया बढ़ाया तो सारे ग्राहक तुरंत दूसरे के पास चले जाएंगे? बिल्कुल। यहाँ मांग बहुत बहुत ज्यादा लोचदार है। अच्छा, तो एक तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरी तरफ सब कुछ बदल जाता है। मुझे लगता है असल जिंदगी और हमारी कॉफी शॉप इन दोनों के बीच में कहीं होगी। बिल्कुल सही। और वहीं पर बाकी 3 स्तर आते हैं जो हमें असल में देखने को मिलते हैं। पहला है सापेक्षतः बेलोचदार मांग, रिलेटिवली इनइलास्टिक। यहाँ मांग पर असर तो पड़ता है, पर ज्यादा नहीं। अच्छा। कीमत में 20% का उछाल आया, लेकिन मांग सिर्फ 5% गिरी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल। कीमतें बढ़ती रहती हैं, हम शिकायत भी करते हैं, लेकिन गाड़ी चलाना तो बंद नहीं कर सकते। सही कहा। वो 5% भी हम सिर्फ कोसते हुए कम करते हैं। दफ्तर तो जाने ही है। बिल्कुल।
अब दूसरा है सापेक्षता लोचदार मांग, रिलेटिवली इलास्टिक। ये हमारी कॉफी शॉप वाला मामला है। हाँ, ये हमारी कॉफी शॉप जैसी जगहों पर लागू होता है। यहाँ कीमत में छोटे से बदलाव का भी मांग पर बड़ा असर पड़ता है। अगर हमने अपने लंच कॉम्बो की कीमत सिर्फ 10% घटाई और ग्राहकों की संख्या 30% बढ़ गई, तो ये लोचदार मांग है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों के पास कई विकल्प हैं। वो हमारी दुकान पर आ सकते हैं या बगल वाली दुकान पर जा सकते हैं या घर से खाना ला सकते हैं। और वो पांचवा वाला क्या था? इकाई लोचदार कुछ। स्रोत में इसके लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा मुश्किल शब्द भी लिखा है। आहा, उस मुश्किल शब्द को भूल जाइए। इकाई लोचदार मांग यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का एक बहुत ही दिलचस्प मतलब है। क्या? इसका मतलब है कि आप उस चीज पर हमेशा एक बराबर रकम ही खर्च करते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। मतलब? मान लीजिए किसी ने तय किया है कि वो हर महीने एंटरटेनमेंट पर 2000 रुपए खर्च करेगा। ठीक है। अगर मूवी टिकट 200 की है तो वो 10 फिल्में देखेगा। अगर टिकट महंगी होके 400 की हो गई तो वो 5 फिल्में देखेगा। हाँ, और अगर सस्ती होकर 100 की हो गई तो वो 20 देख लेगा। हर हाल में उसका कुल खर्च 2000 रुपए ही रहेगा। अच्छा, जब कीमत में हुआ प्रतिशत बदलाव और मांग में हुआ प्रतिशत बदलाव बिल्कुल बराबर हो, उसे इकाई लोचदार कहते हैं। एकदम सही। ये तो बहुत साफ हो गया। तो कीमत ही सब कुछ नहीं है ना? मान लीजिए हमारी कॉफी शॉप चल पड़ी और अचानक शहर के लोगों की सैलरी बढ़ गई। इसका हमारी बिक्री पर क्या असर होगा? हमारे स्रोत कुछ और तरह की लोच की भी बात करते हैं। हाँ, ये मांग की पूरी तस्वीर को समझने में मदद करते हैं। कीमत के अलावा जो आप पूछ रहे हैं उसे कहते हैं आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी। यह मापता है कि लोगों की आमदनी बदलने पर किसी चीज की मांग कितनी बदलती है। ज्यादातर सामान्य चीजों के लिए, जैसे हमारी कॉफी, जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो वे शायद हमारी दुकान पर ज्यादा आएंगे। लेकिन कुछ चीजों के लिए इसका उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे शायद लोग फिर बस से चलना छोड़कर टैक्सी लेने लगें। बेहतरीन पॉइंट। कुछ चीजों की मांग आमदनी बढ़ने पर घट भी जाती है, जिन्हें अर्थशास्त्र में इंफीरियर गुड्स कहते हैं। अच्छा। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर जो बहुत दिलचस्प है, आड़ी या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी। ये क्या है? यह बताता है कि एक चीज की कीमत बदलने पर उससे जुड़ी दूसरी चीज की मांग पर क्या असर पड़ता है। अच्छा, जैसे हमारी कॉफी शॉप के बगल में जो चाय की दुकान है। एकदम सही। अगर उस चाय की दुकान वाले ने अपनी चाय बहुत महंगी कर दी तो हो सकता है कि उसके कुछ ग्राहक हमारी दुकान पर कॉफी पीने आ जाए। यहाँ चाय और कॉफी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और इसका उल्टा भी होता होगा। हाँ। मान लीजिए हम कॉफी के साथ क्रॉसॉन भी बेचते हैं। अगर हम क्रॉसॉन बहुत महंगे कर दें तो शायद कॉफी की बिक्री पर भी असर पड़े, क्योंकि लोग दोनों साथ में लेना पसंद करते हैं। ये पूरक वस्तुएं हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और तीसरा प्रकार विज्ञापन से जुड़ा है। अगर हम अपनी कॉफी शॉप के पोस्टर लगवाएं तो क्या होगा? बिल्कुल, उसे विज्ञापन लोच या एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी कहते हैं। ये मापता है कि मार्केटिंग पर खर्च बढ़ाने या घटाने से उत्पाद की मांग कितनी प्रभावित होती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने हजारों करोड़ के मार्केटिंग बजट को तय करने के लिए इसी का हिसाब लगाती हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये तय कैसे होता है कि कोई चीज लोचदार होगी या बेलोचदार? हमारी कॉफी की मांग लोचदार क्यों है लेकिन नमक की बेलोचदार? स्रोत इसके पीछे कुछ कारण बताते हैं। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का दिल है। और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है विकल्पों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। हाँ, हमारी कॉफी की मांग लोचदार है क्योंकि ग्राहक के पास बहुत विकल्प हैं, बगल वाली दुकान, घर की कॉफी या फिर चाय। सही बात है। लेकिन नमक का कोई करीबी विकल्प नहीं है। आप खाने में नमक की जगह चीनी तो नहीं डालेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जहां विकल्प ज्यादा वहां मांग लोचदार। ये तो बहुत तार्किक है। और हमारी आय का भी कोई रोल होता है इसमें? हाँ, दूसरा बड़ा कारण है उपभोक्ता की आय का अनुपात, प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। ओके। हम अपनी कमाई का बहुत ही मामूली हिस्सा नमक पर खर्च करते हैं। अगर उसकी कीमत दोगुनी भी हो जाए तो हमारे महीने के बजट पर शायद ही कोई असर पड़ेगा। लेकिन अगर कार की कीमत 10% भी बढ़ जाए तो ये एक बड़ा फैसला बन जाता है। सही। जिन चीजों पर हमारी आय का बड़ा हिस्सा खर्च होता है उनकी मांग ज्यादा लोचदार होती है। स्रोतों में एक और दिलचस्प बिंदु है वस्तु के उपयोग की संख्या। दूध का उदाहरण दिया गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस वस्तु के जितने ज्यादा उपयोग होते हैं उसकी मांग उतनी ही ज्यादा लोचदार होती है। अच्छा, कैसे?
दूध का इस्तेमाल पीने, चाय कॉफी बनाने, दही जमाने, पनीर बनाने, मिठाइयाँ बनाने, कई चीजों में होता है। हाँ, अगर दूध सस्ता हो जाता है तो लोग उसे इन सभी कामों के लिए थोड़ा थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे कुल मांग बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। लेकिन अगर किसी चीज का सिर्फ एक ही उपयोग है तो कीमत कम होने पर भी उसकी मांग में उतना उछाल नहीं आता। वाह, ये समय वाली बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। मतलब आज पेट्रोल महंगा होने पर मुझे गुस्सा तो आता है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आप कह रही हैं कि 1-2 साल में शायद मैं अपनी आदतें बदलकर इस महंगाई को मात दे सकता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और यही बात उपभोक्ताओं को शक्ति देती है। अल्पकाल में हम मजबूर हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में बाजार को हमारी आदतों के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो समय मांग को लोचदार बना देता है। बिल्कुल। ठीक है, ये सब थ्योरी बहुत दिलचस्प है। हमने अपनी कॉफ़ी शॉप के लिए भी बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन असली दुनिया में बड़ी कंपनियां और सरकारें मांग की लोच की इतनी परवाह क्यों करती हैं? इस सारे सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व क्या है? इसका बहुत बड़ा व्यवहारिक महत्व है, जो हम सबकी जिंदगी पर सीधा असर डालता है। स्रोत कई क्षेत्रों की सूची देते हैं। सबसे पहले हमारी कॉफी शॉप पर ही आते हैं। मूल्य निर्धारण। प्राइस फिक्सेशन। अच्छा। अब हम जानते हैं कि हमारी कॉफ़ी की मांग लोचदार है, तो हम कीमत बढ़ाने में बहुत सावधानी बरतेंगे। सही बात है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी दवा बनाती है जिसका कोई विकल्प नहीं है, यानी मांग बेलोचदार है, तो वो उसकी कीमत बहुत ज्यादा रख सकती है। हाँ, और उत्पादन के फैसलों पर भी इसका असर पड़ता होगा। अगर हम अपनी कॉफ़ी पर एक के साथ एक मुफ्त का ऑफर दें, तो हमें तैयारी भी तो करनी होगी। बिल्कुल, ये दूसरा महत्व है, उत्पादन, प्रोडक्शन। अगर आपको पता है कि कीमत में थोड़ी कमी करने से मांग आसमान छू लेगी, तो आपको उतना उत्पादन करने के लिए तैयार रहना होगा, वरना आप ग्राहकों को निराश करेंगे। सही। मुझे लगता है कि सबसे सीधा और शायद विवादास्पद असर सरकारी नीतियों में दिखता है, खासकर टैक्स के मामले में। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, सार्वजनिक वित्त। सरकारें अक्सर उन चीजों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती हैं जिनकी मांग बेलोचदार होती है। जैसे? इसका क्लासिक उदाहरण है पेट्रोल, तंबाकू और शराब। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार एक तरह से हमारी आदतों या मजबूरियों पर दाव लगा रही है। एक तरह से, हाँ। उसे पता है कि हम पेट्रोल भरवाना या सिगरेट पीना आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो वही टैक्स लगाती है जहां से पैसा आना लगभग तय है। बिल्कुल, ये सरकारों के लिए राजस्व का सबसे भरोसेमंद जरिया होता है। इन्हें अक्सर सिन टैक्स भी कहा जाता है। अच्छा। यहाँ अर्थशास्त्र और पब्लिक पॉलिसी का बहुत दिलचस्प मेल देखने को मिलता है। सरकार कहती है कि वो इन चीजों की खपत को कम करना चाहती है, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता है कि बेलोचदार मांग की वजह से उसे टैक्स का भारी राजस्व मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी देश की आर्थिक नीति के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, और ये सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं है। स्रोत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीयकरण का भी जिक्र करते हैं। वो कैसे? अगर कोई देश ऐसी चीजें बेचता है जिनकी मांग दुनिया में बेलोचदार है, जैसे कि कुछ खास टेक्नोलॉजी या कच्चा तेल, तो वो दुनिया की शर्तों को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह सरकारें अक्सर बिजली, पानी जैसी जरूरी सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करती हैं, क्योंकि उनकी मांग बेलोचदार होती है और सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई निजी कंपनीज का फायदा ना उठाए। तो आज हमने अपनी एक काल्पनिक कॉफी शॉप से शुरुआत की और मांग की लोच के पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया। हमने जाना कि ये मांग के लचीलेपन को मापने का एक तरीका है, रबर बैंड की तरह। हमने इसके अलग अलग स्तरों को समझा और ये भी जाना कि हमारी आय, विकल्प और समय जैसे कारक इसे कैसे प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, हमने देखा कि ये सिर्फ एक किताबी सिद्धांत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कॉफी की कीमत तय करने से लेकर सरकार की टैक्स नीतियों तक इसके कितने गहरे और वास्तविक प्रभाव होते हैं, ये हमें अपने आसपास की आर्थिक दुनिया को एक नए और ज्यादा स्मार्ट नजरिए से देखने में मदद करता है। और इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बताइए। अब तक हमने बात की कि कंपनियां और सरकारें लोच का उपयोग हमारे खिलाफ या अपने फायदे के लिए कैसे करती हैं। हाँ। लेकिन एक उपभोक्ता के तौर पर इस जानकारी को समझना हमें एक स्मार्ट खरीदार कैसे बना सकता है। अच्छा पॉइंट है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पता है कि किसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन या जिम की सदस्यता के लिए उनकी अपनी मांग लोचदार है, मतलब वे उसके बिना रह सकते हैं। हाँ, या उसके विकल्प खोज सकते हैं, तो वे इस जानकारी का उपयोग बेहतर डील खोजने या कीमत कम करवाने के लिए कैसे कर सकते हैं। शायद अगली बार जब कोई सब्सक्रिप्शन महंगा हो तो उसे तुरंत स्वीकार करने की बजाय उसे कैंसिल करने की धमकी देना
एक ज्यादा असरदार रणनीति हो सकती है। नमस्कार और स्वागत है।